कैसे हो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। वहां पर हमने क्या देखा था, किस तरीके से पैटर्न देती है वेव जब सिंगल स्लिट से डिफ्लेक्ट होती है। वहां पर हमने सेंटर मैक्सिमा की कंडीशन निकाली थी, मिनिमा निकाला था, मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा निकाला था। है ना बच्चों, नहीं देखी वीडियो तो देख लो, क्योंकि उस प्रीवियस वीडियो के रिजल्ट यहाँ पर यूज होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर केवल एक स्लिट और ऐड ही तो हुई है भाई। क्या नाम है इसका? डबल स्लिट। वहां पर सिंगल स्लिट हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर डबल स्लिट है, यानी कि एक स्लिट एडिशनल ऐड कर दी गई है। अब इससे हुआ क्या? इससे सिंपल सा ये हुआ बच्चों, अगर आपने बेसिक वीडियो हमारी देखी इंट्रोडक्शन, अगर हमारी सिंगल स्लिट हो तो वेव करेगी डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट मतलब डिफ्लेक्शन आ जाना, बेंड से मुड़ जाना, बेंडिंग ऑफ द लाइट, यानी कि एजिस से मुड़ जाना लाइट का। सिंपल है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है? बेंडिंग तो हमेशा आएगी भाई, चाहे एक एज हो या बहुत सारी मल्टीपल एजेस हो, एक स्लिट हो या बहुत सारी मल्टीपल स्लिट हो, डिफ्रैक्शन तो हमेशा आना है लाइट में। लेकिन इंटरफेरेंस कहां पर आएगा बच्चों? उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? मिनिमम दो स्लिट का होना। क्यों? क्योंकि इंटरफेयर तो हमेशा बच्चों कम से कम दो बच्चे या फिर दो बेबी तो करेंगी। आपको इंटरफेयर करने वाला कोई है अगर आप अकेले बैठे हैं? नहीं ना। या फिर आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो व्हाट्सएप ग्रुप मिनिमम दो का ही तो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इंटरफेरेंस यानी कि इंटरफेयर कब होंगे आप? जब दूसरा आएगा आपके संपर्क में ना, तभी तो होगा ना। ऐसे ही वेव में इंटरफेरेंस कब होगा? जब मिनिमम दो वेव हो। अब दो वेव कब हो? यानी कि दो बंडल ऑफ वेव कब हो? जब दो स्लिट हो। तो बच्चों यहाँ पर एक नया पैरामीटर जुड़ जाएगा हमारे साथ हमारी कैलकुलेशन में, जिसका नाम है इंटरफेरेंस, जो कि सिंगल स्लिट में एब्सेंट था। सिंगल स्लिट में कहां से हो जाएगा वो? ये बात समझ गए बच्चों हम बहुत अच्छे से। चलिए फिर अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए डायग्राम सिंपल है एकदम। सोर्स से लाइट आई है, यानी कि कौन सा है बच्चों? यहाँ पर हमारा लेंस रखा हुआ है, यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, यानी कि कौन सा हुआ? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है। यहाँ पर हम सिंगल स्लिट हो, एन स्लिट हो, डबल स्लिट हो, फ्राउनहोफर की ही बात करते हैं हमेशा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ? डबल स्लिट से आई लाइट, ये लाइट आई यहाँ पर डबल स्लिट से निकल गई। हमने मान लिया स्लिट वन है, S1 स्लिट S2 है। ठीक है, लाइट पास हुई, किसी एक एंगल थीटा से मुड़ गई, ये रहा थीटा और ये रहा थीटा। हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर लिया था ये थीटा कैसा आया था, दोबारा कैलकुलेशन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आपको आ गया होगा, है ना बच्चों। ये वेव जाके किसी एक पी पॉइंट पे मिलेगी, किसी ओ पॉइंट पे मिलेगी। यहाँ पर हमने देखना है यहाँ पर यहाँ पर क्या खेल होगा, इंटरफ्रेंस कैसा होगा, है ना बच्चों, डिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसकी क्या कंडीशन होंगी, ये सब कुछ हमने एनालाइज करना है। ठीक है बच्चों, एनालाइज कब करेंगे? ऑब्वियसली जब हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो। तो यहाँ पर भी क्या करना हमें? इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ही फॉर्मूला फाइंड करना है। अब देखो कैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे भाई। ठीक है चलो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो फाइंड कर लेंगे, पहले पार्ट डिफरेंस तो आ जाए, यानी कि पहले फाई तो हो हमारे पास। फाई मतलब फेज डिफरेंस। अब तुम ये कहोगे सर पहले फेज डिफरेंस क्यों? तो यानी कि हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसमें करने वाले क्या हैं हम। जैसे हमने किसमें किया है बच्चों, लास्ट वीडियो में जब हमारा सिंगल स्लिट था, सबसे पहले मैंने ये बता दिया था कि हमारा पर्पज क्या है इस पूरी वीडियो का, है ना बच्चों। तो लास्ट से लेके चले थे, फिर स्टार्टिंग में धीरे 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 करके वन बाय वन स्टार्टिंग में आ गए थे। यहाँ पर भी ये करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, हमारा एम क्या है यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों हो गई है दो स्लिट, वन स्लिट और फर्स्ट स्लिट और दो सेकंड स्लिट। क्या बच्चों, हमने सिंगल स्लिट से आने वाला एम्पलीट्यूड, यानी कि सिंगल स्लिट से जो वेव निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड फाइंड नहीं कर लिया था पहले ही? कहां पर कर लिया था? सिंगल स्लिट के डेरिवेशन में, प्रीवियस वीडियो में। क्या आया था बच्चों सिंगल स्लिट से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड? शायद ही आया था, R इजिकल टू ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे आप तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा, हमारे यहाँ कैपिटल ए था, ये बन जाएगा बच्चों हमारा इंटेंसिटी, क्योंकि रिजल्टेंट है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही तो इंटेंसिटी होती है। तो ये बच्चों मैं मान लूं R1, यानी कि एक स्लिट से निकलने वाला एम्पलीट्यूड ये हो गया, और दूसरी स्लिट से निकलने वाला एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम टू सेम भाई, एकदम सेम ही तो होगा। क्यों? आप क्या होगा क्यों होगा सेम? भाई ऑब्वियसली कोहेरेंट वेव लेते हैं, और स्लिट की डिस्टेंस भी एकदम फिक्स रख रखी है, जो कि तो एकदम वही, जितनी यहाँ पर ई है इतनी यहाँ पर ई है। तो क्या दिक्कत है फिर? अगर सेम है सब कुछ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी तो दोनों स्लिट से सेम आएंगे, जो कि आ रहे हैं R1 R2। बताओ, ये बात सिंपल है? बिल्कुल सिंपल है। अब बच्चों एक बात सोच के देखो, हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट वैल्यू,
और हमारे पास दो वेक्टर है R1 R2। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या कि अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं तो उनका एडिशन यानी कि उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट वेक्टर एडिशन रखा हुआ है हमारे पास मेथड। क्या करो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस फाई। हो सकता है बेटा वहां पर, है ना, 12th का डेरिवेशन अगर आप पढ़ेंगे, हमारी बेसिक वीडियो देखना, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने, स्टार्टिंग की यूनिट 3 की फर्स्ट वीडियो। बात बच्चों समझ में आ गई, यानी कि हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए सिंपल हमें R1 R2 चाहिए था, ये रहे, इसमें तो कुछ नहीं करना। वहां पर क्या लगा था बच्चों, पॉलीगन मेथड। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ वेव थी जिसका हमें पता ही नहीं था, दो वेक्टर नहीं थे हमारे पास, n नंबर ऑफ वेक्टर थे, तो पॉलीगन आ गए थे। पॉलीगन अपना एक साइंटिस्ट आए थे पॉलीगन का मेथड लेके। पॉलीगन मेथड क्यों है उसका नाम बच्चों? क्योंकि पॉलीगन बनता है, अगर उसका वो देखेंगे आप पूरा डेरिवेशन। सिंपल बात है बच्चों, तो यहाँ पर तो वेक्टर एडिशन लगना है, हमारा पता चल गया वेक्टर एडिशन ये होगा, लेकिन हमें ये भी पता चला कि यहाँ पर 5 भी आएगा कुछ। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर r डैश मान लो कोई, इसका स्क्वायर रिजल्टेंट इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस फाई। फाई क्या है बच्चों? फेज डिफरेंस। तो बच्चों क्या हमें फाई नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब यहाँ पर फाई बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा? क्योंकि पार्ट डिफरेंस भी तो बदल जाएगा। पार्ट डिफरेंस जो सिंगल स्लिट के कारण आया था वो ही कैसा हो सकता है डबल स्लिट के कारण? पार्ट डिफरेंस तो बदलेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस चली होगी वेव में, क्योंकि दो स्लिट में आ गई। सही बात है एकदम। तो यानी कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस चेंज होगा, और अगर पार्ट डिफरेंस चेंज होगा तो फेज डिफरेंस भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट करते हैं। बस यही है इस डेरिवेशन में, कुछ नहीं करना, नथिंग, इसमें बहुत ही सिंपल है ये डेरिवेशन। ये नहीं, सारे डेरिवेशन सिंपल है, सारी फिजिक्स ही सिंपल है। रेक्टिफिकेशन तो बहुत लोगों ने करवा दी है, रेक्टिफिकेशन ही करवा रहे हैं बहुत लोग। चलो छोड़ो उन सब लोगों को। यहाँ देखो बच्चों क्या होगा, पार्ट डिफरेंस क्या होगा उस पर ध्यान दो बच्चों। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, देखो बच्चों, जो स्लिट की डिस्टेंस होती है हमारी स्लिट की, उसका हमें पता है वो होती है ई। तो ये हुई ई, ये भी ई हुई, और ये भी हमारे ई हुई। और हमें ये भी पता है बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट वो होती है डी। चलो ये भी डी हुई। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, हमारी वेव कहाँ से पास हो रही है? एट एकदम सेंटर से पास हो रही है वेव। भाई सेंटर से क्यों ले रहे हैं? अब ये कहेंगे आप, हर किसी चीज का कारण है ना। सेंटर से इसलिए पास करा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां पर होगा वेव का? सेंटर पे। क्या हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मेथड से ये नहीं फाइंड कर लिया था कि एट सेंटर पे 100% इंटेंसिटी आ रही थी? भाई डिफ्रैक्शन यही तो है। अगर हम एक गेट से पास कराएं 5 बच्चों को तो मैक्सिमम किस पे होगा एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी? जो सेंटर पे होगा। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं बच्चों, जब मैक्सिमम सेंटर पे है तो सेंटर से ही पास करा रहे हैं वेव को। तो अगर सेंटर से पास कराएंगे बच्चों, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये वाली e/2। ऐसे ही बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? e/2। तो बच्चों e/2 ये हुई, e/2 ये हुई। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई e/2 प्लस e/2 प्लस d। तो यानी कि डिस्टेंस क्या आ गई बच्चों? e प्लस d। इसको फाइंड करने का सबसे बढ़िया मेथड है, समझ में आ गया होगा बच्चों। ये ऊपर से हाफ आया, नीचे से हाफ आया, e/2 और बीच में d है ही। तो क्या आ गया बच्चों? इसके बीच की डिस्टेंस जो हमारी वेव जा रही है e प्लस d। अब तो हमें कुछ फाइंड ही नहीं करना, हमें तो पार्ट डिफरेंस सिंपल सा मिल गया। भाई वहां पर क्या पार्ट डिफरेंस था बच्चों? e sin थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? e प्लस d sin थीटा। आ गया ना पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस क्या होगा बच्चों यहाँ पर? पार्ट डिफरेंस कौन सा होगा? ये वाला। पार्ट डिफरेंस क्या होगा बच्चों? यहाँ पार्ट डिफरेंस होगा यहाँ S2K। देखो ध्यान से, S2K स्लिट से S2 से K तक जा रहा है, यानी कि पार्ट डिफरेंस क्या हुआ? S2K। क्या हुआ? E प्लस D साइन थीटा। एकदम सिंपल। चलो पार्ट डिफरेंस आ गया, लेकिन फाइंड क्या करना अल्टीमेटली? हमारा गोल क्या है अभी फिलहाल का? फाई फाइंड करना, यानी कि फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बच्चों कैसे फाइंड करते हैं? फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। अब तो पता ही चल गया होगा, डायरेक्ट लिख दो पार्ट डिफरेंस को, E प्लस डी साइन थीटा। क्लियर है बच्चों एकदम बात हमारे? बिल्कुल क्लियर होगी। यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी फाई की।
चलो भाई 5 की आ गई। अब लेकिन फाइंड क्या करना है, चलते हैं अपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से इक्वेशन 1 से। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 से ही तो फाइंड करना है मैं सब कुछ फ्रॉम इक्वेशन 1। ये तो इक्वेशन नंबर कुछ दे दो इसे, इक्वेशन नंबर कुछ ही मान लो इसे, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे। तो क्या करना है, मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये सारी वैल्यू रख दो, R1 की भी R2 की, जो कि R1 R2 है हमारे पास, ये तो समझ ही गए हम। R1 है सिंगल स्लिट पहली स्लिट से, तो R2 होगा सिमिलरली सेकंड स्लिट से। और रिजल्टेंट कैसे एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे इसका, भाई ऑब्वियसली वेक्टर एडिशन मेथड। तो क्या होगा बच्चों, R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्या है, सिंपल वैल्यू रख रहा हूं बच्चों में, A sin अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस A sin अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का होल स्क्वायर, फिर से 2 इंटू, देखो बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, R1 R2 फिर से होल स्क्वायर हो जाएगा ना क्योंकि सिमिलर है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर भी मैं, हमारी एक लाइन बच जाएगी इंटू cos फाई। सिंपल है बच्चों, चलो R डैश का स्क्वायर, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से ये, यानी कि सारे में से कॉमन ले लो, क्या A sin अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1, क्या 2 नहीं आ जाएगा बच्चों, प्लस के यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर cos पाई आ गया, फिर से क्या कॉमन ले लो, 2 ले लो, तो r डैश का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2 इंटू a का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर। समझ में आ रही है बच्चों, बात सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस cos फाई। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos फाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होता है बच्चों cos स्क्वायर फाई बाई 2। आ रहा है कुछ दिमाग में, होता है ये क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर ही लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस cos फाई इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो रख दो यहाँ पर, क्या बना लो, नीचे हाफ बना लो, यहाँ नीचे हाफ बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई किसकी करानी पड़ेगी, 2 की, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों, r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर, और ये बन गया हमारा cos स्क्वायर फाई बाई 2। कुछ दिक्कत नहीं। क्या बच्चों हमारे पास फाई ऑलरेडी नहीं रखा, क्या है फाई की वैल्यू, ये रही, वेयर फाइव बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, बस भाई नीचे 2 है, 5 बाई 2 की तो वैल्यू निकालनी है, 2 से 2 काट दो, क्या आ गया पाई बाई लैम्डा e प्लस डी साइन थीटा। इससे बच्चों बीटा मान लो मैं, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ अल्फा मान रखा है, यहाँ बीटा मान लो। भाई अल्फा कहाँ पर माना था, ये सिंगल स्लिट का एम्पलीट्यूड नहीं था बच्चों, ये था तो वहां पर अल्फा माना था, डबल स्लिट में बीटा मान लिया, क्या दिक्कत हो गई, रख दो यहाँ बीटा की वैल्यू। तो क्या r डैश का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 4a का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा। ये इक्वेशन बन गई हमारी कौन सी बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, देखो अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया हमारा, एकदम बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है आपको। कैसे, देखो क्या बच्चों, ये वाली जो टर्म है, ये वाली फोर्थ कांस्टेंट है, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये वाली, क्या ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट नहीं है, बिल्कुल एज इट इज, एकदम देख लो चाहे ठाक है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट की इक्वेशन आ रही है एम्पलीट्यूड की, ठीक है। तो यानी कि क्या डिफाइन कर रहा है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। और ये क्या पैरामीटर बता रहा है बच्चों, इंटरफेरेंस टर्म, जो कि आनी चाहिए थी, वही तो है बच्चों यहाँ पर, बस एडिशनल, वरना सिंगल स्लिट है बिल्कुल सेम। तो ये क्या है बच्चों, इंटरफेरेंस ड्यू टू डुअल स्लिट, यानी कि 2 टर्म आ चुकी है हमारी, ये क्या है लिख दो इसे, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और ये क्या है बच्चों सेकंड वाली, इंटरफेरेंस ड्यू टू डुअल स्लिट। समझ में आ गई बच्चों बात, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि अब हमें क्या एनालाइज करना है, अब हमें एनालाइज करना है मैक्सिमा मिनिमा कंडीशंस। भाई ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना। और क्या बच्चों हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का मैक्सिमा मिनिमा पहले से ही फाइंड नहीं करके बैठे,
बिल्कुल करके बैठे हैं तो दोबारा क्यों फाइंड करना, बिल्कुल नहीं करने के दोबारा फाइंड, बस कंडीशन सिंपल लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में डुअल स्लिट आता है तो क्या करना बच्चों, आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखनी है मैक्सिमा मिनिमा की, और फिर फाइंड किसकी करनी है, कोस स्क्वायर बीटा की। चलो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इधर कर लेते हैं बच्चों, ये डायग्राम हटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, लेकिन नोट्स में सब कुछ पढ़ा हुआ है, नोट्स आपके नीचे कमेंट्स में बच्चों, हम कमेंट्स में लिंक डाल देते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन वाला लिंक नहीं चल रहा तो कमेंट्स में मैंने लिंक को कॉपी कर रखा है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखो बच्चों अब आगे क्या चलेगा हमारा, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन कैसे वेरी करेगी, एकदम सिंपल तरीके से। देखो बच्चों, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, चलो ऐसे लिख लो। फर्स्ट टर्म के लिए क्या लेंगे, फोर, कौन से टर्म के लिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर के लिए सबसे पहले देखेंगे हम। तो बच्चों ये डिफ्रैक्शन टर्म नहीं है, तो क्या इसके लिए बच्चों हम देखने मतलब पहले ही नहीं देख लिया हमने, ऑब्वियसली पहले नोट कर लिया। क्या आया था बच्चों पहला, सेंटर मैक्सिमा, क्या आया था अगर याद हो बच्चों, सेंटर मैक्सिमा अल्फा इज इक्वल टू 0 पाया था जब अल्फा टेंस टू 0 जा रहा था, आया था ना बच्चों। क्या आई थी इंटेंसिटी बच्चों, यहाँ से ये इंटेंसिटी है बच्चों, आर स्क्वायर कर रहे हैं, इंटेंसिटी ही है एक तरीके की, इंटेंसिटी है बच्चों। क्या आया था बच्चों यहाँ से आया था इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर ध्यान हो तो 100% इंटेंसिटी आई थी। सेकंड पे चलो, क्या किया था सेकंड के लिए हमने, मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए सिंपल हमने क्या किया था बच्चों, साइन अल्फा को 0 कर दिया था, और अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू 0 करा, अल्फा 0 नहीं हो सकता है क्योंकि तो मैक्सिमा हो जाएगा, सेंटर मैक्सिमा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चों, बताओ ध्यान हो तो, प्लस माइनस एम पाई आनी गई थी। एन क्यों नहीं लिया था, क्योंकि एन तो यूज कर लिया था उसमें। अल्फा की वैल्यू रख दो, क्या थी अल्फा की वैल्यू, पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, पाई से पाई काट दो। अब ये सोच रहे होंगे आप अल्फा की वैल्यू ये कैसे लिख दी सर ने एकदम डायरेक्ट, इन्हें याद है क्या रट रखा के इन्होंने, नहीं मैंने रट रखा कुछ भी, ये प्रैक्टिस है, बस आप प्रैक्टिस लगा लो और लॉजिक पे खेलो अपने। क्या है लॉजिक, एक बात बताओ बच्चों, ये मैं ऑब्वियसली एक कंडीशन निकाल रहा हूँ डिफ्रैक्शन की, क्या डिफ्रैक्शन में कभी भी डी आ सकता है, डी क्या होता है बच्चों, अभी अभी जो डायग्राम था, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और डिफ्रैक्शन में तो बच्चों एक ही स्लिट थी, तो डी का तो कुछ खेल ही नहीं, तो अल्फा में वैल्यू किसकी आएगी, केवल ई की, और पाई आता ही है, साइन थीटा तो आएगा ही, लैम्डा आ गया, और इज इक्वल टू जो समथिंग चल रहा सामने, इसलिए बीटा की वैल्यू कहां पर ऐड होगी, बीटा की वैल्यू में क्या आएगा, डी आएगा बस, वरना अल्फा और बीटा सेम ही है। अगर हम e प्लस डी इज इक्वल टू ई ही लिख दें तो अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे, बीटा में केवल e प्लस डी आ रहा है, ई की जगह। आगे बच्चों बात समझिए, सिंपल है। तो बच्चों क्या आ जाएगी कंडीशन हमारी, हमारी कंडीशन आ गई थी e साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, ये कंडीशन हमारी आ गई थी, दोबारा फाइंड करवा दी मैंने, ठीक है। ये कंडीशन आ गई थी हमारी किसकी, मिनिमा की। और थर्ड निकाल लो भाई, अब थर्ड क्या थी बच्चों हमारी, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के रिफाइन करने के लिए बहुत बड़ी एकदम ट्रिक लगाई थी हमने पूरी, कौन सी वाली, स्लोप वाली, अगर याद हो तो, डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0 किया था, और उसके लिए पॉइंट्स आए थे बच्चों, कुछ पॉइंट्स आए थे अल्फा के, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, प्लस माइनस 7 पाई बाई 2, ये वाले पॉइंट आए थे, और डैश डैश ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये क्यों फाइंड करने, ये तो फाइंड कर चुके हम। आगे बच्चों बात समझ एकदम सिंपल क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है, सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर कौन सा फैक्टर है बच्चों, इंटरफेरेंस फैक्टर। इंटरफेरेंस के लिए देखेंगे बच्चों हम ब्राइट फ्रिंज कैसे बनेगी, डार्क फ्रिंज कैसे बनेगी, मैक्सिमा और मिनिमा। चलो फाइंड करते हैं, और इसे फाइंड करने के बाद हमारा डेरिवेशन खत्म है ना बच्चों, सिंपल एकदम। और इसको प्लॉट कर लेंगे, बात खत्म हो गई, डेरिवेशन हो गया भाई। देखो बच्चों क्या है यहाँ, सेकंड पैरामीटर फॉर cos स्क्वायर बीटा टर्म। अब cos स्क्वायर बीटा टर्म के लिए सबसे फर्स्ट क्या लेंगे भाई, मिनिमा ले लो, चलो मिनिमा ले लो या मैक्सिमा ले लो, तुम्हारे ऊपर बात है ना। फॉर
डार्क फ्रिंज या फिर मिनिमा। डार्क फ्रिंज क्या होता है बच्चों? मिनिमा कंडीशन देखो, मिनिमा पे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू cos बीटा की वैल्यू जीरो जानी चाहिए मिनिमा के लिए। भाई भाई मिनिमा तभी तो हो कोई चीज जब cos बीटा जीरो हो, बिल्कुल जानी चाहिए। तो cos बीटा जीरो होगा, कब होगा बच्चों cos बीटा जीरो? कहां पर होता है? पाई बाई टू पर, यानी कि n पाई बाई टू पर क्या होगा, ये जीरो वैल्यू देगा। तो क्या होगा n पाई बाई टू के लिए, क्या लिखे हैं भाई, टू एन। देखो n तो लिख ही लिया था, ये लिख लो कंडीशन। और यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो, m की वैल्यू 0 1 2 3 4 समथिंग ऐसे ही रख के देखो। देखो बच्चों भाई किसकी वैल्यू आई है, बीटा की वैल्यू आई है, क्योंकि कंपेयर करेंगे ना बीटा की वैल्यू। देखो जीरो रखोगे, जीरो रखो पाई बाई टू आ गया, वन रखो क्या आएगा, वन रखो यहाँ थ्री पाई बाई टू, टू रखो क्या आएगा फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, ऐसे चलता जाता है ओड वैल्यूज पे इसकी, तभी वैल्यू जीरो देगा ये। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की कंडीशन ये आ गई। अब बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, रटनी नहीं है। बीटा की वैल्यू क्या थी, ध्यान करो, पाई आएगा ई प्लस डी आएगा, क्योंकि बीटा क्या है बच्चों, इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस को ही दिखाता है बीटा, इनटू साइन थीटा। और इंटरफेरेंस में दो स्लिट आएगी आएगी, और अगर दो स्लिट होगी तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट लेना पड़ेगा, जिसका नाम है डी। सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल होना चाहिए बच्चों, कुछ है नहीं समझ। तो बच्चों क्या कंडीशन आ गई हमारी, कंडीशन आ गई निकल के ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा प्लस माइनस भी चलेगा, ये प्लस माइनस हमेशा चलता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू 2m प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू। दिक्कत कुछ नहीं आनी चाहिए। कंडीशन फॉर मिनिमा आ गई या फिर डार्क फ्रिंज आ गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। क्या होती है बच्चों ब्राइट फ्रिंज, कब आएगी, जब बच्चों ऑब्वियसली cos बीटा मैक्सिमम दे, क्या देनी चाहिए वैल्यू, वन। तो cos बीटा जब वन होगा तो क्या आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कब आती है बच्चों, n बाई पे, तो क्या आएगी, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस। अब यहाँ पर m लिया था, यहाँ पर n ले लो, क्या होना चाहिए, प्लस माइनस n बाई, n की वैल्यू क्या हो, वॉट एवर जो भी हो, n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, वन टू थ्री फोर समथिंग ऐसी चली जाएगी। तो यानी कि बीटा की वैल्यू फिर से रख दो, पाई e प्लस डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, पाई से पाई फिर से कट गया, e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा किस केस में, इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस। बताओ समझ में आ गई बात, ये है सिंपल कहानी। बताओ करना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो पूरे डेरिवेशन में प्लॉट और कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी पूरे डेरिवेशन की। क्या होगा बच्चों प्लॉट, इसको देखो भाई, सबसे पहले प्लॉट क्या कहेगा लेंगे हम, ड्यू टू द डिफ्रैक्शन टर्म। डिफ्रैक्शन टर्म क्या है, स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। क्या आया था बच्चों उसका क्या डायग्राम आया था, ऐसे नहीं आया था, मिनिमा आते जा रहे हैं भाई, सेकेंडरी मैक्सिमा आते जा रहे हैं, फिर मैक्सिमा आया, फिर मिनिमा आया, फिर ऐसे ऐसे आ गया। यहाँ पर क्या चल रहा था, अल्फा, यहाँ पर क्या चल रहा था बच्चों, इंटेंसिटी। चलो ये कौन सी टर्म हुई बच्चों, ये किसके लिए आया हमारा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर के लिए। अब दूसरी के टर्म के लिए क्या आएगा भाई, कांस्टेंट कोस स्क्वायर बीटा के लिए बिल्कुल एकदम कांस्टेंट ग्राफ आएगा, ये कोस स्क्वायर बीटा चाहे प्लॉट करके देख लेना, ये आएगा एकदम कांस्टेंट। ये किसके लिए है, कोस स्क्वायर बीटा के लिए। बच्चे ये वाली टर्म आप खुद से प्लॉट करके देख सकते हैं। वो कैसे, डेस्मोस एक ऐप है, डेस्मोस आप अपने किसी ब्राउजर में खोलो, डेस्मोस लिखो, उस पे ये वाले फंक्शन डालो और एकदम आपके पास रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, प्लॉट करके देख लेना क्या आएगा। अब इन दोनों को मिक्स कर दो भाई, दोनों मिक्स होने चाहिए ना, तभी तो लाई करेंगे दोनों एक ही सरफेस पे। मिक्स कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों डायग्राम हमारा, कुछ कुछ ऐसा नहीं बनेगा। देखो भाई सबसे पहले ये वाला बनाओ, मैक्सिमा वाला,
और यहाँ पर हमारे अंदर लाई करेंगे ये वाले। है ना बच्चों, कुछ कुछ ऐसा है, देख लेना एकदम ऐसे ही आएगा। ये क्या है बच्चों, अल्फा, और ये क्या है, इंटेंसिटी चल रही है हमारी। ये डायग्राम यानी कि ये वाले पीक अंदर लाई कर जाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, ये किसका कॉम्बिनेशन है, पूरे के पूरे हमारी इक्वेशन का। ये हमारा डायग्राम आ गया, सिंपल है बच्चे एकदम, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। क्या करना है इसमें, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डुअल स्लिट हम एनालाइज कर रहे हैं, तो यानी कि एक स्लिट से हमने फाइंड कर रखा है एम्पलीट्यूड, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, है ना बच्चों। और दूसरी स्लिट से भी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट बिल्कुल सेम ही है, समझ गए। अगर स्लिट बिल्कुल होमोजेनियस ले रखी है, सोर्स होमोजेनियस ले रखा हमने, कोहेरेंट सोर्स, तो एम्पलीट्यूड कहां से बदल जाएगा, सेम ही रहेगा। तो R1 R2 दो एम्पलीट्यूड आ गए दो स्लिट से। जब दो एम्पलीट्यूड आ गए तो दोनों का एडिशन हमें पता है, वेक्टर एडिशन होता है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 cos फाई। अब हमारे पास आया फाई की दिक्कत आई। फाई क्या है बच्चों, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कहां से फाइंड होगा, पार्ट डिफरेंस से। पार्ट डिफरेंस क्या होगा, सिंपल जो हमने डायग्राम से देख लिया था, केवल एक चीज ऐड होगी, ए प्लस डी, ई प्लस डी साइन थीटा हो गया। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस, क्या था पार्ट डिफरेंस, ई प्लस डी साइन थीटा। फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी थी, जो हमारा डेरिवेशन आया था उसको बीटा मान लिया था, क्योंकि 5/2 इज इक्वल टू बीटा मान लिया था। पूरा डेरिवेशन करके हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई थी जिसका नाम है कोस स्क्वायर बीटा। बस यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन देख ली, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर की हमने पहले से देख रखी थी, डायरेक्ट लिख दी, और कोस स्क्वायर बीटा की हमने मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पर फाइंड करके देख ली। है ना बच्चों, सिंपल एकदम, बहुत सिंपल है। अब इसमें हम देखते हैं बच्चों आगे का कुछ चीजें, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी अलग से आ जाती है, बाजी बार 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है किसी एक क्वेश्चन को उसके साथ ऐड करके। उसका क्या नाम है बच्चों, उसका नाम है मिसिंग पैटर्न। यहाँ पर ही देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, वरना यहाँ पर ही देख लेते हैं हम क्या होता है मिसिंग पैटर्न्स। क्या होता है बच्चों, देखो सीखो इसे। जब हमारा बच्चों डुअल स्लिट में फिनोमिना चलता है, या फिर एन स्लिट में, जो कि अगला डेरिवेशन है जो कि मैं कराऊंगा अभी, एन स्लिट, है ना। क्या होता है बच्चों, इनमें हमारा कहीं कहीं पर मिसिंग पैटर्न मिलते हैं, जो कि मिलने नहीं चाहिए थे। लेकिन मिसिंग पैटर्न क्यों मिलते हैं, जब बच्चों हमारा मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस का मैक्सिमा कोइंसाइड कर जाता है मिनिमा से। किसके मिनिमा से, डिफ्रैक्शन के मिनिमा से, तो हमारा काम गड़बड़ा जाता है। जब हमारा मैक्सिमा किसका, इंटरफेरेंस का, किससे कोइंसाइड करता है, मिनिमा से, किसके, डिफ्रैक्शन के मिनिमा से, तो हमारे पास क्या आते हैं बच्चों, मिसिंग पैटर्न। कहीं कहीं पे मिसिंग पैटर्न आते हैं, उसको ही हम मिसिंग स्पेक्ट्रा बोलते हैं। सही है बच्चों, एकदम सिंपल डेरिवेशन होगा, इसका भी बिल्कुल सिंपल होगा, 2 मिनट में आप भी कर देंगे। अब बात आई बच्चों, ये मिसिंग पैटर्न डिपेंडेंसी किस पर रखते हैं, भाई डिपेंडेंसी क्या होगी, है ना बच्चों, किस चीज को वेरी करने से हमारे मिसिंग पैटर्न बदल जाएंगे। कि कहीं पता चला कहीं पर 1 पे वैल्यू मिल रही थी, हमने कोई चीज बदली, वो 3 पे मिलनी शुरू हो गई मिसिंग पैटर्न, तो वो क्या चीज है, वो ऑब्वियसली होगी बच्चों ई और डी की वैल्यू। ई और डी क्या थी, ई थी बच्चों स्लिट की डिस्टेंस, और डी क्या थी, दो स्लिट के बीच का सेपरेशन। तो अगर हम ई और डी को वेरी करें, या फिर एक को वेरी करें, एक को फिक्स कर दें, जैसे कि हमने ई को फिक्स कर दिया, डी को वेरी करें, तो हमारे पैटर्न अलग अलग मिलने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग कहां पर, प्लेसेस पे, प्लेस बदल जाते हैं उनके। अब देखते हैं वो कैसे बदलते हैं, इंटरेस्टिंग है बच्चों, कुछ कुछ समझ रहे हैं बच्चों, तो इंटरेस्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या बोला अभी अभी, इंटरफेरेंस का मैक्सिमा क्या है, इंटरफेरेंस का मैक्सिमा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। कोइंसाइड किससे करेगा, डिफ्रैक्शन के मिनिमा से। डिफ्रैक्शन का मिनिमा क्या था, डिफ्रैक्शन का मिनिमा अभी अभी फाइंड किया था, पीछे प्रीवियस देखना वीडियो। डिफ्रैक्शन का मिनिमा ये आया था, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, देख लेना चाहे तो दोनों इक्वेशन यूज करनी है, और अभी अभी तुम्हारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। चलो करते हैं, दोनों इक्वेशन कैसे यूज होगी, देखो इधर ही देख लो, इस वाले इधर वाले पोर्शन पे बोर्ड की, भाई कैसा आती है इसकी डिफ्रैक्शन की मिनिमा। ये क्या हुआ इस बार डेरिवेशन, मिसिंग पैटर्न्स, मिसिंग स्पेक्ट्रास और पैटर्न।
क्या होगा बच्चों मिसिंग पैटर्न या स्पेक्ट्रास? देखो जब हमारा हमने क्या बताया, जब हमारा ऐसे ही लिख देना बच्चों। अब मैं पूरी यहाँ पर पूरी महाभारत तो लिखने का नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। समझ में क्या आ गई हमारी चीजें? नोट्स में सब कुछ है, ए टू जेड नोट्स में सब कुछ समराइज है हमारे, उसमें आपका आराम से पढ़ लेना। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको एक ही बार करना है, आपको काम बात बात खत्म, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, जड़ से खत्म कर देनी है चीजें, बात खत्म हुई, उसको भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट भूले नहीं जाते बच्चों, मेमोराइज किए जाते हैं। बस एक दो बार थोड़ा सा देख लो, है ना, चीजों को थोड़ा सा देख लो, बस बात खत्म हुई। कॉन्सेप्ट क्या है, जड़ को देख लो, बात खत्म हुई। क्या कॉन्सेप्ट है? जब इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के मिनिमा से कोइंसाइड करे। क्या है बच्चों इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा? मैक्सिमा ऑफ इंटरफ्रेंस, हमारा मैक्सिमा है इंटरफ्रेंस का ये रखा भाई, ये तो फाइंड ही कर रखा हमने, E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। सही है। मिनिमा क्या है बच्चों? ऑफ डिफ्रैक्शन, मिनिमा है बच्चों। देखो ये भी याद नहीं करना, ये भी नहीं रटना हमें। क्यों नहीं रटना है बच्चों? क्योंकि ऑब्वियसली देखो फिर वही कॉन्सेप्ट पे गए हम, ऑब्वियसली इंटरफेरेंस में ई प्लस डी नहीं आएगा, तो यानी कि डिफ्रैक्शन में क्या आएगा? ई आएगा, बस बात खत्म हुई। यहाँ पर एन आ रहा था, वहां पर एम आ जाता है, एम लैम्डा। क्या रटना है इसमें? कुछ भी नहीं रटना, रट्टाफिकेशन जीरो है बच्चों यहाँ पर हमारा, बिल्कुल जीरो है। इक्वेशन नंबर 1 डाल लो यहाँ पर, इक्वेशन नंबर ये 1 होगी, इक्वेशन नंबर ये 2 होगी। भाई क्या करना, डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइडेड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? E प्लस डी डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू, ये क्या था बच्चों यहाँ पर? n था, यहाँ पर m था, n बाई m। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमारी कंडीशन क्या आ गई? ये आ गई। अब देखते हैं केसेस, देखते हैं इसके अलग अलग केसेस कौन से बच्चों। अभी अभी मैंने बताया क्या कि ई और डी पर ही डिपेंडेंसी रखेंगे, मिसिंग पैटर्न देखो मिल रहे हैं ई और डी, बिल्कुल है। तो ई और डी पर किस तरीके से डिपेंडेंसी रखेंगे वो देखेंगे अब अभी। सिंपल है बच्चों, डिपेंडेंसी किस पर देखनी है अब हमें? ई और डी पर। कैसे कैसे कि एक बार इक्वल टू कर दो दोनों को, ई देखते हैं भाई, ई बराबर डी हो जाए तो क्या होगा, और एक बार देख लेते हैं अगर ई बराबर डी बाई टू हो जाए, यानी कि हाफ हो जाए डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डी बाई टू, ई बराबर डी बाई टू, तो क्या होगा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, डी बाई 10 करा लो, डी बाई 100 करा लो, तुमसे कुछ भी करा लो, वैल्यू तो पुट करनी है इसमें। समझ गए? इसे भी मेमोराइज नहीं करना क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमा पता है, मैक्सिमम मिनिमा भी मेमोराइज नहीं करने क्योंकि हमें पता है इंटरफेरेंस में ई प्लस डी आता है, बस इतना डिफरेंस है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर तो यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, बस ये तो डिफरेंस है। तो देख लेते हैं बच्चों आगे की कंडीशन, देखो क्या होगी। देखो तो क्या होगा, केस 1, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन E इज इक्वल टू डी, जब E बराबर D हो जाए, रख दो E बराबर D, तो E बराबर D रखा अगर हमने, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1, भाई 2E बचेगा ना। E बराबर D रख रहे हो, यहाँ पे D रख दो, यहाँ पे D रख दो, 2D हो गया, नीचे D आ गया, D से D कट गया तो 2 नहीं आ गया ना, 2 इज इक्वल टू N बाई M आ गया। या फिर N बराबर क्या आ गया बच्चों, 2M। सिंपल है बच्चों कहानी, N बराबर 2m। अब क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ वैल्यू रखना शुरू कर देंगे m की। भाई m की वैल्यू देखते हैं क्या क्या होगी। भाई m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, m की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, समथिंग समथिंग, 0 की नहीं हो सकती। भाई सिंपल बच्चों, सिंपल फैक्ट पे जाना जो मैंने बताया था, कहां पर, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में m 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि अगर m की वैल्यू 0 हो गई तो वो सेंटर मैक्सिमा दे देता है, सेंटर मैक्सिमा। इसलिए बच्चों प्रीवियस वीडियो भी देखो, अगर आप डायरेक्ट इस पे आ रहे हो डबल स्लिट पे तो ज्यादा चीजें ऐसा हो सकता है ना समझ में आए, फिर वही रट्टाफिकेशन करोगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। हमारा इस चैनल का पर्पज ये नहीं है, इस चैनल का सबसे सिंपल पर्पज ये है कि सबसे सिंपल रखना चीजों को, इसलिए नाम ही क्या है, सबसे सिंपल। सिंपल है बात एकदम। चलो फिर ठीक है, तो बच्चों बात क्या आ गई यहाँ पर, n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 2, n यहाँ पर रखो 2, क्या आ गया 4, 3 रखो 6, 4 रखो 8, यानी के सेकंड वाला
फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला, एट वाला एंड सो ऑन। पैटर्न कौन से होंगे? मिसिंग होंगे। कब? जब हमारा ई बराबर डी आ जाएगा। सिंपल है बच्चों, कौन कौन से पैटर्न मिसिंग मिले हमें? सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट, ऐसे चलता चला जाएगा। ये वाले पैटर्न क्या होंगे? मिसिंग हमारे स्पेक्ट्रम से बिल्कुल मिलेंगे। ये केवल हमारा बोर्ड पे डेरिवेशन नहीं हो रहा बच्चों, एक्सपेरिमेंटल की चीजें ऑब्जर्व हुई है तब जाके इसकी थ्योरी बनी है सब। सिंपल है बच्चों बात, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं केस नंबर सेकंड पे। क्या हो सकता है भाई? केस बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, सेकंड ही नहीं है, इतने ही बना लेना। हमारे पास तो दो केसेस ले रहे हैं हम। वैन अगर E बराबर d/2 हो जाए, हाफ हो जाए ये, तो रख दो बच्चों यहाँ d/2। देखो E बराबर क्या रख दो? d/2, या फिर क्या करो, d की वैल्यू 2e रख दो, आसान हो जाएगा। d की वैल्यू 2e रखो, यहाँ E है प्लस d की वैल्यू 2e रख दी, डिवाइडेड बाई d की E रहेगा, इज इक्वल टू क्या है? n/m। E कॉमन ले लो, क्या बन गया? E कॉमन ले लो, इसे काट दो, 2 और 1 3 हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? 3/1 इज इक्वल टू n/m। तो इस बार क्या आ गया बच्चों वैल्यू? इस बार आ गई वैल्यू n/n इज इक्वल टू 3m। कोई दिक्कत? इस बार यहाँ पर 2m आ रहा था, यहाँ 3m आ गया। फिर से m की वैल्यू वेरी कर दो, 1 2 3 4 10 10 10, तो n क्या आते चले जाए? देखो 1 रखो, 3 थर्ड ऑर्डर आ गया है ना, सेकंड रखो, n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखो, क्या आएगा? 6th ऑर्डर आ गया मिसिंग, 3 रखो, 9th वाला मिसिंग आ गया, ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। यानी कि जब हमारे पास हाफ वैल्यू है ई की, ई बराबर क्या है? d/2, यानी कि हाफ कर दिया हमने d को, तो क्या होगा? थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ, ऐसे ही चलते चले जाएंगे, मिसिंग मिलेंगे वहां पर, पैटर्न ही नहीं मिलने के। क्यों नहीं मिलने के? क्योंकि हमारा इंटरफेरेंस का मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के मिनिमा से कोलाइड हो चुका होगा उस जगह, ऑब्वियसली। ऐसे ही बिल्कुल बच्चों सेम टू सेम मिसिंग पैटर्न कहां पर मिलते हैं? एन स्लिट में। एन स्लिट में, क्योंकि अब एन स्लिट चलेगा आपका, एन स्लिट इसके बाद का ही डेरिवेशन है, बस यही बच रहा है बच्चों, और छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं इस यूनिट में, वरना खत्म हो जाएगी। उसमें भी क्या होता है? मिसिंग पैटर्न मिलते चले जाते हैं। क्यों मिल रहे हैं बच्चों ये मिसिंग पैटर्न? ऑब्वियसली इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों आ गए हैं। अब कोई पॉइंट ऐसे भी तो होंगे जहां पर वे कोइंसाइड कर जाएं आपस में, किसी का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमा से मिल जाए, ऑब्वियसली। लेकिन ये मिसिंग पैटर्न कहां नहीं होंगे? सिंगल स्लिट में। क्यों? क्योंकि वहां तो डिफ्रैक्शन ही आ रहा है, वहां पर इंटरफेरेंस का तो खेल ही नहीं। जब खेल ही नहीं है, दो चीजें है ही नहीं, तो इंटरफेयर करेगी कहां से? बिल्कुल नहीं करेगी, तो इसलिए मिसिंग पैटर्न नहीं होंगे। है ना बच्चों, सबसे सिंपल ये चीजें। इसलिए बच्चों सबसे सिंपल चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इसे, और कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझो और फ्री हो जाओ। फ्री होना बोलते हैं इसे, जब हमारे हमारे दिमाग में केवल नॉलेज रहती है तो हम अपने आप को रिच महसूस करते हैं, हम अपने आप को नॉलेज महसूस करते हैं कि हमारे पास नॉलेज आ गई है। यही हमें रिच बनाती है, असलियत में रिचनेस यही है, पैसे से कोई रिच नहीं होता। समझ रहे हो?